हिंद दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक नई श्रृंखला शुरू होने जा रही है। आज हमारा पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। आज से हमारी श्रृंखला शुरू होगी आधुनिक भारत के इतिहास से। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम पहले वो जानेंगे कि भारत में जो विभिन्न यूरोपीय कंपनियां आई वो क्यों आई, किस तरह से आई और क्या ऐसी दशाएं उत्पन्न हुई जिसकी वजह से भारत में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि उन्हें यहाँ आना पड़ा। तो आइए देखते हैं बच्चों, आइए समझते हैं। देखिएगा, टॉपिक हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी यूरोपीय कंपनियां आई कैसे। तो आइए कुछ परिस्थितियां समझते हैं कि क्या क्या परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से यहाँ पर ये यूरोपीय कंपनियां आकर्षित हुई। जैसा कि ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में आज हम समझेंगे मैप के थ्रू। मैप में देख रहे हैं ये जो महाद्वीप दिख रहा है ये आपका है उत्तरी अमेरिका। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उसके बाद ये नीचे दिख रहा है आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और फिर देखेंगे बच्चों तो ये आपका है अफ्रीका। और इधर देखेंगे तो हमारा ये प्यारा भारत है। और इधर का जो छोर देखेंगे तो यहां पर आपका ये आपका यूरोप वाला क्षेत्र है, यूरोप। और यूरोप में यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र आपका क्या है? यहाँ पर आपका पड़ेगा स्पेन और यही साइड में आपका पड़ेगा पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल। तो यूरोप क्या है? यूरोप यानी ये वाला क्षेत्र है और यहीं से लोगों का आना जाना शुरू हुआ। और भारत में किस तरह से ये आए, किस तरह से भारत में प्रवेश किए, आइए इन परिस्थितियों को हम समझते हैं। ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से उन्हें भारत आना पड़ा। तो बच्चों, आपको जानकारी लिए बता दें, देखिए आपने देखा होगा शुरुआत से ही, अगर हम प्राचीन इतिहास में जाएं तो प्राचीन इतिहास में हम एक पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने एक चीज देखा है कि यहाँ पर इस सभ्यता में बहुत सारी चीजें मिली। जैसे कि आपने देखा गोदीवाड़ा, एक गुजरात साइड में एक गोदीवाड़ा लोथल में मिला था। आपको याद होगा लोथल में एक गोदीवाड़ा मिला था। गोदीवाड़ा बोले तो बच्चों बंदरगाह, गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह। अब इस बंदरगाह को ये देखते हुए इससे ये साफ जाहिर होता है कि कभी न कभी भारत में जो है, कभी न कभी भारत में व्यापार हुआ करता था यूरोपियों से व्यापार हुआ करता था, यानी यहाँ के लोग, भारत के लोग व्यापार करते थे। तो बच्चों देखिएगा, आपको हम थोड़ा समझाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देना मैप के थ्रू। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो भारत में जो व्यापार है, भारत में व्यापार जो यूरोपीय कंपनियां आई, तो यूरोपीय कंपनियों का अगर हम व्यापार देखें तो ये पुरातन समय से चला आ रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो क्रिश्चियन युग के पहले से ही यहाँ पर जो है व्यापार होता था। जैसे अब देखिएगा, यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहले जो व्यापार होता था वो भारत पर इटली का प्रभुत्व था, इटली का प्रभुत्व था और यहाँ से व्यापार हुआ करता था पुराने समय में। तो आइए देखते हैं कितने मार्ग थे जहाँ से व्यापार होता था और ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिसकी वजह से व्यापार को रोकना पड़ा। तो बच्चों यहाँ देखेंगे तो ये भारत है, भारत के बाद ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और यहाँ तुर्की। और तुर्की के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपका इटली है, ठीक है ना। इटली की राजधानी रोम ये, और उसके बाद में ये इटली किस में आएगा? तो ये यूरोपीय क्षेत्र में आएगा। तो पहले बच्चों जो व्यापार का जो क्षेत्र था, व्यापार ये दो मार्गों से होता था। व्यापार दो मार्गों से होता था। एक मार्ग जाता था आपका, व्यापार का जो मार्ग था वो एक था स्थलीय मार्ग और एक था आपका जलीय मार्ग। स्थलीय मार्ग और जलीय मार्ग यहां से व्यापार हुआ करता था भारत से। जैसे देखिएगा, स्थलीय मार्ग में देखेंगे तो इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की और फिर जाके इटली, यानी यहाँ से स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था। तो कैसे स्थलीय मार्ग से? कहाँ से ये हम जाते थे? किधर से? पाकिस्तान और उसके बाद देखेंगे तो अफगानिस्तान, फिर देखेंगे तो ईरान, इराक और आगे देखेंगे तो तुर्की, और तुर्की से फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका इटली तक व्यापार हुआ करता था। एक जमाने में यह था कि इटली का एकाधिकार था, यानी भारत से व्यापार करने के मामले में इटली का एकाधिकार था। ये
12वीं जो शताब्दी चल रही थी, 12वीं शताब्दी से लेकर के आप थोड़ा समझेंगे यहाँ पर कि 12वीं शताब्दी से इटली का भारत के व्यापार पर एकाधिकार था। एकाधिकार मतलब सिर्फ इटली ही व्यापार करता था और उसके अलावा बाकी और कोई नहीं था। तो एकाधिकार का मतलब यह होता है कि पूरा प्रभुत्व उस व्यापार पर केवल इटली का था। लेकिन एक मार्ग तो यह था, दूसरा था जलीय। अब आइए समझते हैं जलीय मार्ग। जलीय मार्ग से यहाँ से होते हुए सीधा ये अरब देश है और यहाँ ये है आपकी फारस की खाड़ी, ये वाला फारस खाड़ी होते हुए और सीधे भूमध्य सागर। पहले यहाँ सुएज नहर नहीं हुआ करती थी। तो एक मार्ग था फारस की खाड़ी से होते हुए, ये सीधे कहाँ भूमध्य सागर को पार करते हुए, फारस खाड़ी से होते हुए और भूमध्य सागर से होते हुए ये व्यापार हुआ करता था। ये दो मार्ग थे, एक स्थलीय था और एक था जलीय। तो स्थलीय मार्ग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, इनको पार करने के बाद में इटली पहुंचते थे और यहाँ पर इस तरह से यूरोप में इटली के बाद में फिर आगे और भी जगह पर जो है सामान भेजे जाते थे भारत से। और जलीय मार्ग में एक रास्ता था फारस खाड़ी होते हुए और ये भूमध्य सागर, फारस खाड़ी होती है आगे भूमध्य सागर से होते हुए ये व्यापार किया जाता था। तो बच्चों ये दो मार्ग थे जहाँ से व्यापार होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन आया और कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसकी वजह से यहाँ से व्यापार बंद करना पड़ा और फिर यूरोप वाले कुछ एक अलग मार्ग ढूंढना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से फिर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसकी वजह से ये व्यापार रुकना पड़ा। तो बच्चों ये चीज़ समझ आ रही होगी। चलिए आइए देखते हैं, पहले चीज़ें को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप समझते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी क्या हुई जिसकी वजह से ये सब करना पड़ा। तो बच्चों परिस्थितियाँ ऐसी क्या समस्याएं हुई, ऐसी क्या कहानी हुई जिसकी वजह से इस तरह से व्यापार बंद करके बल्कि समुद्री मार्ग की खोज करना पड़ा। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो पहला परिस्थिति ये होती है कि स्थल मार्ग से यहाँ पर एक समय था जब, देखिए ये तुर्की है और तुर्की में अगर देखा जाए तो तुर्की और यूरोप, यानी अगर हम ये थोड़ा समझ लेते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र तुर्की है और इधर वाला क्षेत्र आपका यूरोप है, और यूरोप में यहीं पर इटली है और इटली में यहाँ देखिए ये इटली है और इटली का क्या हुआ, इटली का दो भाग था। एक इटली में अगर देखा जाए तो दो भाग था इटली का, समझिएगा इटली का दो भाग था, एक था पश्चिमी और एक था पूर्वी। तो यहाँ देखिएगा इटली में एक जगह थे रोम और रोम के दो भाग थे, एक पश्चिमी रोम था और बच्चों एक था पूर्वी रोम, एक पश्चिमी रोम था और पूर्वी रोम। और यहाँ देखिएगा जो इसकी मेन राजधानी थी वो रोम ही थी और पूर्वी रोम की यहाँ पर एक साम्राज्य था जिसका नाम था बैजंतिया साम्राज्य। क्या नाम था? बैजंतिया साम्राज्य था और ये राज करता था। बच्चों बैजंतिया साम्राज्य यहाँ पर था और उसके बाद देखेंगे तो उसके बगल में तुर्की है। क्या है तुर्की? देखिए यहाँ पर क्या था, यूरोप में यहाँ पर पूर्वी जो रोम है वहाँ की राजधानी थी बैजंतिया, वहाँ का साम्राज्य था बैजंतिया और ये बैजंतिया पर जो है यानी ये पूर्वी था। और तुर्की वाले क्षेत्र में देखेंगे तो तुर्की में जो था यहाँ पर आपका एक क्षेत्र आता है जिसका नाम था, यानी यहाँ एक साम्राज्य था उस्मानिया साम्राज्य। क्या नाम था? उस्मानिया साम्राज्य। तो बच्चों आप लोग देखें कि उस समय तत्कालीन घटना यह थी कि यूरोप दो भागों में बटा हुआ था, यानी यूरोप में इटली दो भागों में बटा था, एक पश्चिमी रोम और एक पूर्वी रोम। पूर्वी रोम की राजधानी बैजंतिया थी और पश्चिमी की रोम ही थी। इधर साइड में देखेंगे दूसरी तरफ तो यहाँ पर क्या था, तुर्की था और तुर्की में एक साम्राज्य था उस्मानिया साम्राज्य। बच्चों होता क्या है देखिएगा, ये घटना देखेंगे तो ये घटना है 1453 की। 1453 में क्या हुआ, यहाँ पर ये उस्मानिया ने आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? यहाँ पर बैजंतिया पर। अच्छा उस समय बैजंतिया की जो राजधानी थी बैजंतिया, वो उसका नाम था, उसको कुंतुस्तुनिया। क्या नाम था? कुंतुस्तुनिया। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एक क्षेत्र था जिसका नाम था, यहाँ पर इटली में ये था कुंतुस्तुनिया। क्या नाम था? कुंतुस्तुनिया। तो बच्चों क्या हुआ,
उस्मानिया साम्राज्य यानी उस्मानिया साम्राज्य जो था वो अधिकार कर लिया किस पर जाकर के, बैजंतिया पर, जिसकी राजधानी कुंतुस्तुनिया। तो होता क्या है 1453 में जो है यहाँ पर 1453 में बेटा ये होता है कि यहाँ पर उस्मानिया का यानी 1453 में उस्मानिया का अधिकार हो जाता है। उस्मानिया का अधिकार हो जाता है किस पर, कुंतुस्तुनिया पर। कुंतुस्तुनिया पर किस पर बेटा, कुंतुस्तुनिया पर अधिकार हो जाता है ये 1453 में, 1453 में, ठीक है। अच्छा, कुंतुस्तुनिया को अगर देखें तो वर्तमान में इसको इस्तांबुल कहेंगे। क्या, इस्तांबुल। ये कौन सा जगह है, इस्तांबुल। आपने सुना होगा तुर्की में इस्तांबुल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यानी इस्तांबुल पर अधिकार हो गया, यानी कुंतुस्तुनिया पर 1453 में उस्मानिया बोले तो तुर्की क्षेत्र में आता है, तुर्की, तो तुर्की का अधिकार हो गया। बच्चों जब तुर्की का अधिकार हो गया तो यहाँ का जो जितना व्यापार का जो मार्ग था ये बंद हो गया। अब यहाँ से व्यापार करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो यूरोपीय लोग जो थे वो इधर से नहीं आ सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बंद हो गया। उसके बाद देखें तो यहाँ पर आगे देखें जो दूसरा मार्ग था, जो स्थलीय मार्ग था, स्थलीय मार्ग से यहाँ जो जाया जाता था फारस खाड़ी होते हुए, यहाँ पर ये अरब थे, अरब देश वाले। और ये लोग क्या किए, ये लोग यहाँ पर जो ये हिंद महासागर है, क्या है, हिंद महासागर, और यहाँ पर ये लोग अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे। और ये लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर व्यापार करने के लिए इनको थोड़ा मुश्किलें पैदा करने लगे, आने जाने से समस्याएं उत्पन्न लगी। और इनका इस साइड में एक अधिकार था, तो ये लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लिया करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बदली कि अब व्यापार करना यहाँ पर मुश्किल हो गया। इसी कारण से आगे क्या हुआ, आगे और भी कुछ परिस्थितियों को बदलने के लिए यहाँ पर देखिएगा, ये जो इस यूरोप वाले हैं, यानी जो यूरोप वाले हैं, ये लोग अब ये सोचने लगे कि अब आगे हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं भारत पहुँचने के लिए, कोई और रास्ता भारत पहुँचने के लिए ढूंढते हैं। तो बच्चों इतनी चीज़ समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ आई है तो चलिए आगे आपको हम समझाते हैं कि आगे ये कहानी क्या हुई, है ना। चलिए आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो ध्यान समझिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर जो ये घटना हुई यानी 1453 में कुंतुस्तुनिया पर, देखिए आप लोग इसको लिखते चलिएगा, आप लोग लिखिएगा जरूर अपने अकॉर्डिंग, आप लोग इसको लिखते चलिएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ और आप इसको समझ करके एक नोट्स बनाते चलिएगा, उसके बाद ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। होता क्या बच्चों, अब यहाँ जब दोनों रास्ते बंद हो गए तो यहाँ पर ये जो यूरोप वाले हैं इन लोगों ने सोचा कि कुछ और किया जाए। अब कुछ और क्या किया जाए, यानी समुद्री मार्ग से। देखिए ये क्या है, ये वाला क्षेत्र आपका है अटलांटिक महासागर। कौन सा है, अगर मैं कहूँ कि अटलांटिक, ये उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक, और ये इधर होगा दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। ये दो क्षेत्र यानी ये अटलांटिक महासागर है। अब समस्या है, देखिए यहाँ पर आपको बता दें एक कारण और रहा जिसकी वजह से अब भारत की ओर लोग लालायित हुए आने के लिए। आपको बता दें पूर्वी क्षेत्र में क्यों लालायित हुए पश्चिम वाले, तो आपको बता दें कि ये 1254 से लेकर के 1324 के बीच की घटना बता दें। एक था यात्री मार्को पोलो, क्या नाम था, मार्को पोलो। और ये मार्को पोलो ने क्या किया, मार्को पोलो ने यात्रा किया कहाँ पर, मार्को पोलो ने यात्रा किया कहाँ पर, ये चीन की को यात्रा किया, चीन गया मार्को पोलो ने, चीन की यात्रा किया। और जब चीन की यात्रा किया, इस चीन की यात्रा में अपना पूरा यात्रा वृतांत जो बताया वो इतना अद्भुत तरीके से उसने समझाया, इतना, जिसकी वजह से यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल एकदम से आकर्षित हो गई। एक कारण ये भी रहा जिसकी वजह से ये लोग भारत की ओर प्रवेश किए या भारत में अपना रास्ता ढूंढे। तो आइए देखते हैं कहानी कैसे हुई और कैसे कैसे ये लोग पहुंचे। तो देखिए बड़ा, सबसे पहला ध्यान देना, यहाँ पर एक था पुर्तगाली नाविक था, एक पुर्तगाली था, उसका नाम था, पुर्तगाली का नाम था, उसका नाम था बच्चों प्रिंस हेनरी। नाम सुना होगा, प्रिंस हेनरी। क्या नाम था, प्रिंस हेनरी, या इसको कहते हैं राजकुमार हेनरी। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले, ये पुर्तगाली था, इसने सबसे पहले क्या किया, देखो यहाँ पर धीरे धीरे करके ये यहाँ पर लोगों को भेजना शुरू कर दिया। और ये ढूंढना चाह रहा था कि देखें अफ्रीका किनारे किनारे क्या क्या परिस्थितियां हैं, यानी कुछ लोगों को ये यहाँ से भेजना शुरू कर दिया और वो लोग अफ्रीका किनारे, यानी इस समय हुआ क्या, प्रिंस हेनरी ने, अब इनके बारे में कहा जाता है कि इसने क्या किया था, अपना पूरा जीवन जो है ये प्रिंस हेनरी ने क्या किया, ये समुद्री खोजों में लगा दिया, समुद्री खोजों में लगा दिया, अपना पूरा जीवन जो है समुद्री खोजों में लगा दिया, यानी समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए। तो देखिए होता क्या है, यहाँ से इसने क्या किया, बहुत सारे नक्शे तैयार किया और नक्शे तैयार करने के बाद में ये अफ्रीका महाद्वीप के ये पश्चिमी तट पर ये धीरे धीरे यहाँ तक आए, ये इधर को अपनी खोजें चालू किया।
इसने सबसे पहले किया। और उसके बाद एक स्पेन से एक यात्री आया, इसका नाम था कोलंबस। कोलंबस ने क्या किया, कोलंबस जो है ये आया भारत को ढूंढने के लिए, और यहाँ से निकला और आगे बढ़ता हुआ चला गया। उसको यहाँ पर मिल गया उत्तरी अमेरिका, और जैसे यहाँ मिला उसको ये लगा कि भारत मिल गया। वो इतना मतलब इतनी इसको समझदारी नहीं थी, उसको ये लगा भारत यही है। अब ये कुछ दिन तक तो लोग मानते रहे हाँ यही भारत है, जब तक भारत को सही से समझ नहीं पाए, खोज नहीं पाए, तब तक कहते भारत यही है। अब कोलंबस ने क्या किया, कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका खोज कर दिया। कुछ दिन इसको जो है ये कहते रहे कि हाँ ये जो है भारत है, लेकिन बाद में पहले इसका नाम इंडिया किया गया, इंडिया। तो इंडिया नहीं, बाद में पता लगा इंडिया नहीं, ये तो इंडिया है ही नहीं है। जब बाद में पता लगा तो कहें एक काम करते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये वेस्ट इंडिया है। कौन सा, वेस्ट इंडिया, यानी इसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज नाम सुना होगा आपने, इसका नाम रख दिया गया वेस्ट इंडीज। अब ये वेस्ट इंडीज कहाँ पर, यहीं पर है। तो इस तरह से कोलंबस यहाँ तक पहुँचा, उससे लगा भारत यही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बदलाव आया गया, और बदलाव आता गया। देखिएगा अब क्या हुआ, अब यहाँ से कुछ चीज़ें और भी आना शुरू हुई। जैसे आइए समझते हैं पहले, सबसे पहले किसने प्रयास किया। चलिए बच्चों, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो कोलंबस ने क्या किया, उत्तरी अमेरिका खोज कर दिया, और कुछ दिन तक इसको भारत समझते रहे, और बाद में इसका नाम रखा गया, कहा गया वेस्ट इंडीज है, यानी इंडिया नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज है, और इस तरह से इसका नाम वेस्ट इंडीज हुआ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। देखिए कुछ घटनाएं आप याद रखना है, कुछ घटनाएं आपको समझना है। जैसे प्रिंस हेनरी ने पूरा जीवन अपना समुद्री यात्राओं की खोज करने में लगा दिया। अब लोगों ने क्या किया, ध्यान देना, यहाँ से शुरुआत किया। जैसे आप घटना समझते हैं कि 1453 में क्या हुआ, यहाँ पर अधिकार हो गया किसका, यहाँ पर अधिकार हो गया किसका, तुर्की का, यानी जिसको कहते हैं जिसको कहते उस्मानिया। तुर्की ने अधिकार कर लिया किस पर बचा, तो तुर्की ने अधिकार किया था, अभी मैंने बताया आपको। तो ये आपका जो है क्षेत्र, तुर्की ने इस पर अधिकार कर लिया, और जब ये अधिकार हो गया तो आगे फिर घटनाएं शुरू हुई। अब होता क्या है, 1487 में यहाँ पर एक यात्री भेजा जाता है जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था, बार्थोलोम्यू डियाज। अब ये बार्थोलोम्यू डियाज जो है ये 1487 में, बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में ये यहाँ से अपनी समुद्री यात्रा शुरू किया, और ये 4 जहाजी बेड़े लेकर के आया। क्या, 4 जहाजी बेड़ा लेकर चला। अब जब यहाँ से चला तो यहाँ पर आगे ये यात्रा करता हुआ आया, और ये अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ दक्षिणी छोर पर पहुँचा यहाँ पर, और यहीं पर रुक गया। यहाँ तक पहुँचा केवल, इसी का नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप। क्या नाम रखा गया, केप ऑफ गुड होप। ठीक बच्चों, केप ऑफ गुड होप यहाँ तक पहुँचा, और उसके बाद में ये फिर क्या हुआ, यहीं से लौट गया, यहीं से ये लौट गया, और यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाया। चलिए इसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ परिस्थितियां बदली, और धीरे धीरे क्या हुआ, और भी अब ध्यान दिया जाने लगा कि खोज करना है, कैसे करना है। तो क्या हुआ, एक कहानी हुई 1497 में। घटना यह हुई 1497 में एक और पुर्तगाली नाविक को भेजा गया, यानी यहाँ से उसने यात्रा शुरू की। ध्यान देना, 1497 उसने यात्रा शुरू की, पहुंचा नहीं भारत। वो 1497 में क्या हुआ, पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डिगामा, इसने क्या किया, अपनी यात्रा शुरू किया। क्या किया, यात्रा शुरू किया, समुद्री खोज शुरू किया, यानी भारत को खोजना शुरू किया, और यात्रा शुरू किया। और ये सीधा सा जब आगे बढ़ता हुआ ये आया 13 जहाजी बेड़े लेकर के, 13 जहाजी बेड़ा, यानी 13 जहाज़ों को लेकर के यहाँ चला। कितना, 13 जहाजी बेड़े लेकर के चला, और 13 जहाज़ों के साथ ये आगे पहुँचा। और जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, ये यहाँ से चला और आगे यहाँ पर पहुँचा, और यहाँ पर देखा तो आगे इसको कुछ मार्ग समझ नहीं आ रहा था। तो यहीं पर ध्यान देना बच्चों, यहीं पर आगे कुछ कहानी ऐसी होती है, देखिएगा। एक था पथ प्रदर्शक, यानी यहाँ पर ये मेडागास्कर है, और ये इधर से अपना जहाज मेडागास्कर लेते हुए सीधा आगे और बढ़ा। यहाँ पर एक मिल गया, एक था गुजरात जो जाने वाला था, एक गुजराती पथ प्रदर्शक। क्या नाम था, गुजराती पथ प्रदर्शक जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था, अब्दुल मजीद। बच्चों थोड़ा सा मेरे साथ लिख चलिएगा। अब्दुल मजीद था, ये बोला आइए मेरे साथ, हम आपको बताते हैं भारत कहाँ है। तो यहाँ से अपना ये जहाजी बेड़ा लेकर निकला, और ये सीधे से जा करके आगे जब पहुँचा तो ये सीधा कहाँ पहुँचा, ये जा करके यहाँ मालाबार तट पड़ेगा। केरल के तट पर क्या है, मालाबार तट, और इसी मालाबार तट पर, यानी कहाँ पहुँचा, मालाबार तट पर पहुँचा। और मालाबार
तट पर ये जो है पहुंचते ही अपना जहाजी बेड़ा रोका और मालाबार तट पर एक जगह है केरल, और केरल में है कालीकट। कहां पर? कालीकट। तो कालीकट में ये क्या हुआ, ये पहुंचा, और जब ये पहुंचा तो वो तारीख थी 20 मई 1498। तो 20 मई 1498 में एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा ये पहुंचा, और इस तरह से इसने भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज कर लिया इसने, है ना। तो भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज किया, और इस तरह से इन परिस्थितियों की वजह से धीरे धीरे करके आगे यहाँ पर भारत को खोज निकाला। और यहाँ पर जब ये गया, ध्यान सुनिएगा, जब ये पहुंचा यहाँ पर तो इसने क्या किया, ये 2-3 महीने तक रहा। वास्को डी गामा 2-3 महीने तक यहाँ रहा, और 2-3 महीने में इसने देखा कि यहाँ पर मसाले और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो बहुत ही उसके लिए लाभदायक थी। क्यों? क्योंकि देखिए ये लोग ठंडे प्रदेशों में रहते थे, ये लोग अपने मांस वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए इन लोगों को मसाले की जरूरत होती थी, और केरल में मसाले बहुत होते थे। तो यहाँ से क्या किया, इसने मसाले लिया और मसाले को अपने जहाज़ पर लादा, और वहाँ से लेकर के ये फिर से वापस चला। और वापस कहाँ चला? तो बच्चों ये वापस फिर से अपने पुर्तगाल की ओर लौटा। और जब पुर्तगाल लौटा तो उसके बाद में जब इसने अपने यात्रा का पूरा खर्च निकाला, और खर्च निकालने के बाद देखा कि इसको सारे खर्च निकालने के बाद में 60 गुना फायदा हुआ। और जब इसको इतना फायदा समझ में आया तो उसके बाद में जब वहां पहुंचा और वहां का जो शासक था उसने देखा कि यहाँ तो अपार संपत्ति है, अपार संपदा है भारत में, इसने क्या किया, लगातार अपना अभियान जारी रखा, और अभियान के साथ में धीरे धीरे करके इसने बहुत सारे लोगों को भेजना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं इनके बाद कौन कौन आया। तो आपको कुछ घटनाएं याद करना है। जैसे क्या क्या याद करना है बच्चों, ध्यान देना कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो क्या क्या है। जैसे 1453 में, सीधे से 1453 में क्या हुआ, उस्मानिया ने कुंतुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में फिर 1487 में बार्थोलोमेव डियाज आया, और कहाँ तक पहुँचा, ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण छोर तक पहुँचा, जिसे केप ऑफ गुड होप का नाम दिया गया। और उसके बाद में फिर 1498 में एक और पुर्तगाली नाविक आया जिसका नाम था वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। ये पहुंचा यहाँ पर, और इस तरह से इसी ने क्या किया था, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया। सवाल यहाँ से बनता है बच्चों कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया, तो आप क्या बताएंगे, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये यहाँ पर ये भारत को खोजा गया। अब आइए देखते हैं इसके क्या क्या क्रियाकलाप रहे। देखिए बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, होता क्या है। 1498 में या वास्को डी गामा आया। पहले कौन था? बार्थोलोमेव डियाज था, बार्थोलोमेव डियाज ये आया। और फिर क्या हुआ, ये यहाँ आया, लेकिन 1499 में ये पुनः क्या किया, ये वापस पुर्तगाल लौट आया, वापस पुर्तगाल लौट आया। अब जब ये पुर्तगाल लौट आया तो उसी समय फिर से एक और जहाजी बेड़ा एक भेजा गया, और क्या हुआ, सन 1500 में एक अलग पुर्तगाली नाविक फिर भेजा गया, और उस पुर्तगाली नाविक का नाम था, बच्चों ध्यान देना, उसका नाम था पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल। क्या नाम था? पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल। ये आया 1500 में आया यहाँ पर। और जब ये यहाँ पहुंचा, देखो पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल को इसने ब्राजील को भी खोजा था। किसको? ब्राजील को। इसे ब्राजील का खोजी भी कहा जाता है। ये जो इस क्षेत्र में ब्राजील पड़ता है, ब्राजील को इसी ने खोजा था। किसने? ब्राजील खोजने वाला कौन था? पुर्तगाली नाविक था पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल। इस तरह से यहाँ पर 1500 में ये क्या हुआ, पुर्तगाली नाविक पेड्रो अल्ब्रेज ये आया। ठीक है ना। अब ये क्या किया, यहाँ आने के बाद में ये भी अपनी अपार संपदा को लेकर के यहाँ से गया और यूरोप में अपना विस्तार किया। ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद देखिए जब ये यहाँ से ये सब ले करके गया तो क्या हुआ, आगे देखिएगा, दोबारा फिर से ये वास्को डी गामा फिर से वापस लौटता है भारत। और ये दोबारा भारत कब आता है बच्चों? तो दोबारा ये भारत आता है 1502 में। 1502 में क्या हुआ, ये पुनः भारत आता है, यानी वास्को डी गामा पुनः भारत आता है, यानी दोबारा ये भारत आया। और इस तरह से यहाँ पर ये रहने लगा। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, एक बार ये आया, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक बार ये दोबारा फिर आया था। इसके बाद तीसरी बार कब आया? तीसरी बार में वास्को डी गामा आया था 1524 में। ये 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार आया था। और तीसरी बार कहाँ आया था? ये
गोवा, है ना, गोवा में रुका था। और उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है 1527 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किस कब? 1527 में मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी घटनाएं हैं जैसे पुर्तगालियों ने भारत में प्रवेश किया, और ये अपना सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से, वैसे माना जाता है कि ये व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन बच्चों बता दें इनका उद्देश्य व्यापार के अलावा भी अपने धर्म को बढ़ाना था, अपने धर्म को बढ़ाना था, विस्तार करना था। इस वजह से ये लोग यहाँ पर आए। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि क्यों या किस वजह से यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हुई, क्योंकि उन्हें बहुत सारा मुनाफा मिल रहा था, और इस वजह से अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके यहाँ पर ये अपना पैर जमा लिए और भारत में अपना शासन सत्ता स्थापित कर लिए। तो बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ें आपको आई होगी तो चलिए आगे हम आपको समझाते हैं और भी चीज़ें कि आगे जो पुर्तगाली कंपनियां आई, पुर्तगाली कंपनियों में क्या क्या परिवर्तन हुए। चलिए ठीक है। तो बच्चों इतना चीज़ समझाया। अगर ये क्लास समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे कि पुर्तगाली कंपनियों का आगमन, फिर बताएंगे किस तरह अंग्रेज आए और इस तरह से धीरे धीरे करके किस तरह से विस्तार हुआ। तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।